हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। आपकी बुक मूवमेंट्स का चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स बाय A.K. रामानुजन। इन द किंगडम ऑफ फूल्स ये आपका चैप्टर नंबर 4 है मूवमेंट्स की बुक का। आज इसकी समरी को पढ़ते हैं हिंदी में। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, आप लोगों को आनंद आएगा इस चैप्टर को पढ़कर। देखिए, इन द किंगडम ऑफ फूल्स यानी कि मूर्खों का साम्राज्य, राज्य मूर्खों का। इसकी स्टोरी पर ध्यान दें। देखिए, मूर्खों के साम्राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। वे अन्य राजाओं की तरह शासन चलाना नहीं जानते थे। जैसे वो राजा होते हैं ना, जो अच्छा शासन चलाते हैं, वो लोग नहीं जानते थे। उस साम्राज्य के अंदर जो राजा था और जो मंत्री था, वो दोनों ही मूर्ख थे। उन्होंने रात को दिन में और दिन को रात में बदलने का निर्णय लिया। वो चाहते थे कि हम रात को दिन और दिन को रात में चेंज कर दें। उन्होंने आदेश किया कि प्रत्येक व्यक्ति रात में जागेगा, किसान रात में खेत जोतेंगे और व्यापारी अंधेरा होने के बाद ही व्यापार का संचालन करेंगे, और जैसे ही सूर्य निकलेगा वे सो जाएंगे। जो आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। मृत्यु के डर से लोगों ने वैसा ही किया जैसा राजा ने अपनी प्रजा से कहा। राजा और मंत्री अपनी योजना की सफलता पर प्रसन्न हो रहे थे। यानी कि उन्होंने एक मूर्ख वाला आदेश जनता को दिया कि सब लोग जैसा हम चाहते हैं आप लोग ऐसा ही करेंगे। यानी कि अब दिन में कोई भी काम नहीं करेगा, दिन में सब सोएंगे, सब लोग रात में ही कार्य करेंगे। और इस मूर्ख वाली बात पर भी राजा और मंत्री दोनों बड़े खुश हो रहे थे। अब एक दिन क्या होता है स्टूडेंट्स, एक दिन उसी यानी कि राज्य में एक गुरु और उसका शिष्य आते हैं। एक गुरु और शिष्य। वह सुंदर नगर था। दिन में सूर्य चमक रहा था और वहाँ आसपास कोई नहीं था, सब सोए हुए थे। यानी कि कोई चूहा, कोई जानवर भी वहाँ पर क्रियाशील नहीं था, कोई नहीं दिखाई दे रहा था। दोनों अजनबियों ने अपने चारों ओर देखा और वे बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे शाम तक नगर में चारों ओर घूमते रहे। जब अचानक सारा नगर जाग गया और रात्रि में उन्होंने अपना कार्य करने लगे, तब उनकी नज़र वहाँ की प्रजा पर पड़ी। तो दोनों आदमी मूर्ख थे। अब दुकानें खुल चुकी थीं और सब लोग खाद्य सामग्री खरीदने गए थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि प्रत्येक चीज़ का एक ही मूल्य है, 1 टका। आप उस राज्य के अंदर कोई भी चीज़ खरीद लें, लेकिन उसका एक ही दाम है, 1 टका। वे चाहे चावल खरीदें, चाहे केले खरीदें, चाहे अंगूर के गुच्छे खरीदें, चाहे फल फ्रूट्स खरीदें, सबकी कीमत केवल 1 टका। गुरु और शिष्य को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना था। वे 1 रुपये में जितना चाहे उतना सामान खरीद सकते हैं। तो जब उन्होंने खाना पका लिया और खा लिया, 1 रुपये में उनका पेट भर गया, तो गुरु ने महसूस किया कि यह मूर्खों का साम्राज्य है और उसका वहाँ रुकना अच्छा नहीं है। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, यह हमारे रहने लायक स्थान नहीं है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। पर शिष्य वहाँ से जाना नहीं चाहता था। लेकिन जो उसका शिष्य था वो काफ़ी खुश था। बोला, भाई यहाँ तो 1 रुपये में सब चीज़ मिलती है। बेशक ये मूर्खों का साम्राज्य हो, लेकिन यहाँ तो आनंद ही आनंद आ रहा है, मौज ही आ रही है। ठीक है, यहाँ सब कुछ सस्ता है और अच्छा है, सस्ता भोजन चाहता है। गुरु ने कहा, ये सब मूर्ख हैं, यह बहुत अधिक दिनों तक नहीं चलेगा और तुम नहीं इस बात को कह सकते कि तुम्हारे साथ कल को वे लोग क्या करेंगे। लेकिन शिष्य ने गुरु की बात नहीं समझी और उसने ये डिसीजन लिया, मैं तो अब यहीं पर रहूँगा और मौज करूँगा। ठीक है, यानी कि गुरु ने शिष्य का साथ छोड़ दिया। यानी कि गुरु ने भी कहा, जैसा तुम चाहो वैसा करो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, और वह चला गया। शिष्य वहीं ठहर गया। रोजाना पेट भर कर केले खाता था, चावल खाना, भोजन सब मौज लेता था, और वह काफ़ी मोटा हो गया खा पी कर, और गलियों में फिरने वाले छोड़ गया। यानी कि एक जैसे गलियों में फिरने के लिए गुरु ने एक सांड छोड़ देते हैं ना, इसी प्रकार से छोड़ दे, तू खा पी और यहीं पर टहल, यहीं पर घूम। इस प्रकार से उसे वो वहीं पर घूमता रहा। अब उसने यानी कि कोई बहुत ही अच्छी उसे व्यवस्था लगी
गुरु ने शिष्य का साथ तो छोड़ दिया, लेकिन शिष्य वहाँ पर मौज लेता था और जो चीज़ उसका मन करता था वो खाता था, पीता था, गलियों में घूमता था और उसे कोई टोकने वाला नहीं था, रोकने वाला नहीं था, क्योंकि इतना सस्ता राज्य उसे कहीं नहीं मिलता। वो सोचता था मेरे गुरु तो मूर्ख हैं, चले गए, मैं ज़्यादा अक्लमंद हूँ, और वो यहाँ पर रुक गया। देखिए लेकिन होता क्या है उसी नगर में, एक दिन एक चोर जो था एक जोरी के घर की दीवार में यानी कि घुस गया, कुंभल करके अंदर उसके अंदर घुस गया चोरी करने की वजह से। जब वह उस कुंभल से निकल रहा था तो वह दीवार गिर गई और चोर दबकर वहीं पर मर गया। राजा ने जोरी को चोर की मृत्यु का उत्तरदायित्व माना। यानी कि राजा ने अब काम क्या करा कि वो तो चोर उस जोरी के यहाँ घुसा था चोरी करने के इरादे से, लेकिन जब वो चोरी कर कर वापस आ रहा था तो वहाँ पर दीवार गिर गई और चोर जो है उस दीवार के नीचे दबकर मर गया। लेकिन वहाँ का राजा तो मूर्ख था, तो राजा ने काम क्या करा, राजा ने सोचा ये जो व्यक्ति मरा है इसका उत्तरदायित्व कौन है, वो केवल जोरी है। परंतु जोरी ने दीवार बनाने वाले राजमिस्त्री तो उसके लिए दोषी कहा। अब आप देखिए, अब जोरी ने बात किस पर डाल दी, राजमिस्त्री पर। उन्होंने कहा मूर्ख मैं नहीं हूँ, यानी कि ये जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, जिम्मेदार कौन है, जिसने इस दीवार को बनाया है। राजमिस्त्री ने एक लड़की पर दोष डाला जिसने उसका ध्यान भंग कर दिया था। यानी कि राजमिस्त्री ने कहा मैं दोषी नहीं हूँ, दोषी तो एक लड़की है जिसने मेरा ध्यान भंग कर दिया था। लड़की ने कहा कि इसमें उस सुनार का दोष है जो हर बार उसके गहनों में कोई ना कोई त्रुटि छोड़ देता था। सब एक दूसरे को उत्तरदायित्व मान रहे हैं और उसकी बार बार उसकी दुकान पर आने का बाध्य होना पड़ता था। यानी कि वो जो गहने तैयार करता था कहीं ना कहीं वो कमी छोड़ देता था। वो लड़की बार बार उस जोरी की दुकान पर आती थी, मजबूर हो जाती थी आने के लिए। सुनार ने यह दोष एक धनी व्यापारी पर डाल दिया जिसने उसे एक शादी के लिए गहने बनाने के लिए बाध्य किया था। अब राजा ने चोर को मृत्यु का दोषी उस धनी व्यापारी को मानकर उसे मृत्युदंड दे दिया। यानी कि जोरी भी बच गया, लड़की भी बच गई और राजमिस्त्री भी बच गया। जोरी ने किसे फंसा दिया, यानी कि जो एक धनी व्यापारी था कि यही जिम्मेदार है, तो राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया। किंतु वह व्यापारी इतना पतला दुबला था कि वह उसे फांसी के फंदे पर सही नहीं बैठता था। यानी कि इतना ज़्यादा कमज़ोर था, जो फांसी का फंदा उस धनी व्यापारी के लिए बनाया गया वो उसके गले में फिट नहीं बैठता था। तो राजा ने अपने सैनिकों को यानी कि सेवकों को ऐसे व्यक्ति की खोज करने का आदेश दिया जो फंदे के लिए उपयुक्त हो। उन्होंने उस शिष्य को उसके लिए उपयुक्त माना। शिष्य को राजा के सम्मुख मृत्युदंड के लिए लाया गया। वही शिष्य है जो अपने गुरु के साथ उस साम्राज्य में आया था। गुरु तो छोड़कर चले गए थे, गुरु ने शिष्य को समझाया था यहाँ रहना ठीक नहीं है, लेकिन शिष्य को तो मौज मस्ती चाहिए थी, उसने बात नहीं मानी। ठीक है, वो वहाँ रुक गया। अब वो फंस गया था काफ़ी तरह, यानी कि मृत्युदंड के लिए उसे जिम्मेदार माना। शिष्य बहुत भयभीत हो गया, उसने अपने गुरु का आह्वान किया तो गुरु प्रकट हो गए। बोला हे गुरु मुझे अब तो बचा लो, मैं तो संकट में आ गया हूँ, इन्होंने तो मुझे फांस दिया। अब गुरु संकट यानी कि गुरु जो है वो प्रकट हो गए और उन्होंने गुरु ने भी चालाकी के साथ काम किया, अपने शिष्य की जान बचानी थी गुरु को। तो गुरु ने काम क्या करा, राजा के कान में कुछ कहा। क्या कहा? कहा कि जो भी इस नए शिकंजे में मरेगा, यानी कि इस फंदे को अपने गले में डालकर मरेगा, वह अगले जन्म में इस राज्य का राजा बनेगा। अब वो तो राजा मूर्ख था। गुरु ने राजा से प्रार्थना की कि यह सौभाग्य वह स्वयं लेना चाहता है कि हे राजा, इस फंदे के लिए मैं तैयार हूँ, मेरे यानी कि इस बच्चों को कुछ ना कहा जाए, मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले जन्म में इस राज्य का राजा मैं बनूंगा, मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अब स्वयं लेना चाहता था। इस पर राजा और उसके मंत्रियों ने इस प्रकार मरने का निश्चय किया। अब जो राजा था उन्होंने सोचा अगर मैं खुद ही मर जाऊं, और मंत्री जो थे वो बोले अगर हम खुद ही मर जाएं तो मैं तो इस राज्य यानी कि दोबारा यहाँ का राजा बन जाऊंगा, क्योंकि वो मूर्ख थे। तो राजा की अनुपस्थिति यानी मृत्यु के बाद अब राजा ने काम क्या करा, राजा ने फंदा लगाया और वो
हमेशा के लिए मर गया। जब वो मर गया तो जब उसकी अनुपस्थिति नहीं रही राजा की वहाँ पर ठीक है, तो उसकी अनुपस्थिति में उसकी मृत्यु के बाद लोगों ने गुरु और उसके चेले को राज्य चलाने की प्रार्थना की कि अब इस राज्य को आप ही चलाइए गुरुदेव। तो गुरु ने इस शर्त पर मान ली, उनकी शर्त मान ली, और वह राज्य के समस्त प्रचलित कानूनों को उन्होंने बदल दिया, और जिस तरीके से एक राज्य चलता है उस तरीके से उन्होंने उस राज्य को चलाना शुरू कर दिया। तो ये थी स्टोरी स्टूडेंट्स इन द किंगडम ऑफ फूल्स।